हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिस फिज़िक्स। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे द डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऑफ मेरिटोरियस एग्ज़ाम दैट वाज हेल्ड ऑन 11th ऑफ अप्रैल। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसके आंसर्स कीज मेंशन किए थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास जो बुकलेट थी उसकी क्लियरेंस नहीं थी, वो क्लियर नहीं थी, इसीलिए वो मैंने सेपरेट सॉल्यूशंस डाले थे। बट आज की वीडियो में जो हम सॉल्यूशंस करेंगे दैट वर डिटेल्ड, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी कि वो आंसर क्यों आया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वन थिंग मोर कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। और वन थिंग मोर, और इसकी जो बुकलेट है जो अब हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, वो बुकलेट है ए है, और वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी चाहिए देन यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So the first question is the layer of atmosphere which helps in radio wave broadcasting is, कि एटमॉस्फेयर की जैसे हमें पता है कि लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी लेयर है जो रेडियो वेव्स की ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। तो उसका राइट ऑप्शन है, उसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर की जो लेयर होती है उसी में सारे जो टीवी रेडियो के प्रोग्राम्स हैं वो यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ when light waves move from water into glass, which out of the following properties remains unchanged। तो ये रिफ्रैक्शन का हमारे पास क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जब भी लाइट है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड, और यू कैन से फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है नॉर्मल के अकॉर्डिंगली। अगर वो जा रही है रेयर टू डेंसर देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ये बेंडिंग होती है तो इसमें लाइट्स की जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज़ ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है कि वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव वेक्टर है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो चेंज नहीं होगी, कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास सी। थर्ड क्वेश्चन इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इसका आंसर है कि जो फोटोन की वेवलेंथ होती है दैट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब हमारे पास यहाँ पे जो P है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बट ऑप्शन में हमें ये ऑप्शन गिवन्स नहीं है। ऑप्शन में हमें गिवन है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो बी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं बाय अप्लाइंग द लॉ फॉर्मूला दैट इज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो P हमारे पास आ जाएगा एच न्यू डिवाइडेड बाई सी। सो फ्रॉम हेयर दिस वी कैन से द P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो इसका राइट ऑप्शन आएगा, थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस देन इट्स इमेज विल बी। कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस है, उसके प्रिंसिपल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, तो उसके नेचर ऑफ हमें इमेज बताना है कि इमेज का नेचर क्या होगा। नाउ सी फ्रॉम हेयर द डायग्राम कि यहाँ पे जैसे कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड AB। सो टू रेज आर कमिंग, एक रे तो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर में। ऑप्टिकल सेंटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट पास चली जाती है। सेकेंड इज द रे इज गोइंग फ्रॉम दैट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे लेफ्ट हैंड साइड से पैरेलल आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो सेकेंड साइड से वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों रेज हैं, आउट गोइंग रेज है, ये इनमें जो बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये एक्चुअली में कभी भी मीट नहीं करेंगी। सो अगर इनको हम वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं बैक साइड तो हमारे पास बनती है लार्ज इमेज। अब ये इमेज क्योंकि रेज हैं जो वो एक्चुअली में
कट नहीं कर रही तो वो रियल इमेज नहीं बनेगी। जब भी हम एक्सटेंडेड रेज को आपस में ज्वाइन करवाते हैं तो वो इमेज क्या होती है, दैट इज़ वर्चुअल। ठीक है, और जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट जैसे हमने प्लेस किया है वैसे ही हमारे पास क्या बन रही है, इमेज। हेड का इमेज का भी जो हेड है वो ऊपर आ रहा है, सो इट मीन्स दिस इमेज इज़ इरेक्ट। एंड साइज़ आप देख सकते हो क्लियरली कि इसका साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन क्या है, बहुत लार्ज है, सो इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड। So whenever an object is placed between focus and optical center of a convex lens, virtual, erect and highly magnified image is formed. And according to this, fourth option is correct, that is given virtual, erect and enlarged. Enlarged का मतलब भी यही होता है कि वो जो image है वो क्या बनेगी, बड़ी image बनेगी। Okay, so next question is सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन मॉसफेट बिकॉज। अब जो मॉसफेट है उसमें जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर यूज़ होती है, दैट इज़ यूज्ड एज द इंसुलेटिंग लेयर बिटवीन गेट एंड कंडक्टिंग चैनल ऑफ मॉसफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वन डायमेंशनल इन्फानाइट पोटेंशियल एनर्जी वेल। एनर्जी की ऑप्शंस बतानी है कि अगर हमारे पास वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है तो उसमें जो एनर्जी है वो लेंथ की, जो बॉक्स की विड्थ है उसके प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या उन्होंने ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू पूछी हुई है, इन्फानाइट है या ज़ीरो। सो लेट्स सी द ऑप्शन। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल होता क्या है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द वन पोटेंशियल वेल। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास बॉक्स होता है, बॉक्स की विड्थ है यहाँ पे जैसे हमें गिवन है, दैट इज़ 0 to L, मीन्स टोटल विड्थ किसकी कितनी है उस बॉक्स की, L। अब इसका जो पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइन होता है, वन डायमेंशन पोटेंशियल, दैट इज़ वी एक्स। सो वी एक्स होता है 0 व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड L। दैट मीन्स कि जब तक हमारा पार्टिकल बॉक्स के विद इन है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, 0। ठीक है, ऑन द वॉल्स और आउटसाइड द बॉक्स, दोनों साइड्स में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। सो वी एक्स इज इनफाइनाइट एज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू L। सो दिस वाज द पोटेंशियल ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स। अब इसकी देखते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर हम n के लिए देखें कि nth लेवल के लिए जैसे लेवल्स होते हैं एनर्जी के, सो nth एनर्जी लेवल इज़ गिवन बाय एक्सप्रेशन फॉर nth एनर्जी लेवल इज़ गिवन बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m L स्क्वायर, वेयर L इज़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ गिवन इन h क्रॉस, अगर हम h क्रॉस को इन टर्म्स ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई चेंज कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन चेंज होता है n स्क्वायर पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m L स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज़ क्लियर दैट E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट इज़ 0। सो इसमें जो ग्राउंड स्टेट है मीन्स जो n की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट होती है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू, दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1। सो अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एनर्जी के इस एक्सप्रेशन में n 1 फिल करते हैं तो वो 0 कभी भी नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन है इन्फानाइट, इन्फानाइट भी नहीं आएगा बिकॉज E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो इन्फानाइट तब आता कि अगर n 0 होता, सो सबसे पहले n 0 पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर n 0 हो गया तो एनर्जी 0 हो जाएगी पार्टिकल की विद इन द बॉक्स एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड इज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ विड्थ ऑफ द वेल। नो, इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द वेल। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज liquid helium does not solidify even at absolute zero at ambient pressure। अब जो है लिक्विड हीलियम के बारे में हमें पूछा गया है कि इसकी जो लिक्विड हीलियम है कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे भी सॉलिडिफाई नहीं होता। एम्बिएंट प्रेशर का मतलब है कि प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम देख लेते हैं कि एक सुपर फ्लूइड स्टेट क्या होती है लिक्विड की। सो इट इज़ द स्टेट ऑफ द मैटर इन विच द मैटर बिहेव्स
like a fluid without viscosity and external high conductivity. सो अगर किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि उसकी विस्कोसिटी नहीं है और हाई कंडक्टिविटी है तो वो कौन सी स्टेट में होगा, दैट विल बी इन सुपर फ्लूइड स्टेट. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीलियम 4 की. सो फर्स्ट पॉइंट है कि जब हीलियम 4 को कूल किया जाता है नियर 0 केल्विन, दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, इट बिकम्स ए लिक्विड दैट फ्लोज अगेंस्ट ग्रेविटी. यस, कि जब हम लिक्विड हीलियम को 0 केल्विन तक कूल करते हैं तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है. सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच रिमेन लिक्विड एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. ठीक है, अनलेस अंडर प्रेशर. सो सी हेयर हमें जो क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्बिएंट प्रेशर, दैट मीन्स कि प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा नहीं है. सो इसको सॉलिडिफाई करने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारे पास लो एंड प्रेशर क्या होना चाहिए हाई. सो हमारे क्वेश्चन में प्रेशर क्या है, कम है. ठीक है, सो दिस इज़ ड्यू टू, ये होता क्यों है, दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज वाइब्रेशनल 0 पॉइंट एनर्जी. इसीलिए वो 0 केल्विन पे सॉलिडिफाई नहीं होती अगर हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे. सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो फर्स्ट ऑप्शन है ज़ीरो ड्यू टू लार्ज 0 पॉइंट एनर्जी. सेकेंड ऑप्शन इज़ ड्यू टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. थर्ड इज़ बिकॉज इट्स एनर्जी इज इनफाइनाइट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, सो सी ऑप्शन इज़ मैचिंग बेटर. तो इसका आंसर क्या होगा, सी. नेक्स्ट इज विडमैन फ्रांस लॉ फॉर मेटल स्टेट दैट. अब इसके ऑप्शंस काफ़ी बड़ी हैं. ऑप्शन रीड करने से पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि ये जो लॉ होता है WF लॉ होता क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है मटेरियल्स की एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा. थर्मल कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. अगर इन दोनों की रेशो ले देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, L. ठीक है, L इज़ द लॉरेंट्स नंबर. अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी की विद यूनिट्स लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट्स गिवन है, लॉरेंट्स नंबर की वैल्यू गिवन है, लॉरेंट्स नंबर का फॉर्मूला गिवन है और उसकी यूनिट भी गिवन है. अब क्वेश्चंस में क्या है कि जो B और C ऑप्शन है उसमें हमें दिया हुआ है कि दोनों की जो रेशो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक में हमें दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर और दूसरे में दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर. दोनों सेम है बट उसमें ये है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है B में दिया हुआ है डिपेंड्स ऑन मेटल, C में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल. तो ये दोनों ऑप्शन ही पहले तो गलत हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे रिलेशन होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है, अब A और D ऑप्शंस में है, A और D ऑप्शंस में भी हमें यही दिया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बट उनमें एक डिफरेंस है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है A में दिया हुआ है डिपेंड्स ऑन मेटल, D में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल. तो इस लॉ में क्या होता है कि जो L होता है दैट इज़ लॉरेंट्स नंबर, वो होता है दैट इज़ यूनिवर्सल. ठीक है, अब यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि ये सभी मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी रिमेन सेम. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल. सो द आंसर विल बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी D. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. Semiconductor devices such as diodes and bipolar transistor are fabricated using. So ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो हमारे पास डायोड्स होती हैं और बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जैसे PN जंक्शन डायोड होती है. ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास NPN होते हैं और दूसरा कौन सा होता है PNP. ठीक है, अब जब हम एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर करते हैं तो उसमें सिर्फ क्या होता है, सिलिकॉन होता है. ठीक है, बट जब हम P और N टाइप का बनाते हैं तो उसकी क्या होती है, डोपिंग होती है. डोपिंग में क्या होता है कि एक सिंगल क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन को हम डॉप्ट करते हैं पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज के साथ. सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो आंसर कौन सा होगा इसका करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन D कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दैट आर फैब्रिकेटेड यूजिंग डॉप्ड सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन. Next question is the law of physics which rules out attaining absolute zero temperature is. So thermodynamics में हमारे पास 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड विद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसमें जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट रूल्स आउट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कंडीशन की एब्सोल्यूट ज़ीरो पे है. अगर हम किसी भी
सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे कर दें तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स जिसने एब्सोल्यूट ज़ीरो का कंसेप्ट हमें दिया था। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, that is third law of thermodynamics, and it is also given by the equation of third law of thermodynamics is S is equal to K log W, where S represent the entropy, W represent the number of microstate and K represents Boltzmann constant। अब क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर ज़ीरो कर दें तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी सिस्टम की, ज़ीरो। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन log W will be equal to ज़ीरो, so W will be 1, means there will be only 1 microstate of the system। Second, as 12th question is, next question, transparent dielectric films of MgF2 are coated on the top of the camera lens। so ये जो layer होती है MgF2 that is used as an anti reflection coating। so according to this the right option is C, dielectric films are used as anti-reflection coatings that allow more light inside the camera। Next is 13, energy released per fission of a single uranium-235 nucleus is 200 mega electron volt। The fission rate of the nucleus filled reactor ऑपरेटिंग एट ए पावर लेवल ऑफ 5 वोल्ट इज। सो इसका ऑप्शन है कि हमें बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है ये। सो हमें पावर गिवन है, एनर्जी गिवन है एंड रेट ऑफ फिशन पूछा गया है। सो पावर होती है हमारे पास एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये होती है कि अगर हम पर फिशन के अकॉर्डिंगली देखें तो नंबर ऑफ फिशंस एन के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हमें पूछा गया है रेट ऑफ फिशन। सो फिशन रेट होगा नंबर ऑफ फिशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो इसमें से एन ओवर टी की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो वो आएगा पी डिवाइडेड बाई टी। पावर इज गिवन हेयर, एनर्जी इज गिवन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पावर इज गिवन इन वॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एसआई यूनिट, दैट इज जाउल। एंड इट इज़ गिवन बाय द रिलेशन कि जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जाउल। सो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सो इस आंसर के अकॉर्डिंगली राइट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज द फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन इज सेम एज बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं दैट आर चार्ज इंडिपेंडेंट। C is net nuclear force on the nucleon inside the nucleus is 0 एंड डी ऑप्शन इज कि जो दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस होता है दैट इज़ लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज़ लार्ज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, अगर वो लार्ज हो गया तो कूलम जो रिपल्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर वो कूलम रिपल्शन इंक्रीज़ हो गई तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मींस उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो स्फेरिकल शेप में नहीं रहेगा। इसीलिए कि अगर हमें न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखना है विद इन द न्यूक्लियस तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस हैं, कूलम रिपल्शंस है प्रोटॉन्स के बीच में, वो कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, मीन्स न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। सो डी ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो द लास्ट ऑप्शन इज़ नेट न्यूक्लियर फोर्स। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो अगेन वही कंसेप्ट आ जाएगा। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शंस होंगी वो न्यूक्लियस को क्या कर देंगी, ब्रेक कर देंगी। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी। 15. In a refrigerator, the heat liberated to the outer atmosphere is, ठीक है। सो ये देखिए जो रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल होता है वो कैसे काम करता है, दिस इज़ द डायग्राम। सो इस डायग्राम में देखिए कि हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। वो सोर्स जो होता है, यहाँ पे जो सोर्स होता है दैट इज़ कोल्ड रिजर्वॉयर। वो कोल्ड रिजर्वॉयर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करता है एट टेम्परेचर 2, ठीक है। उसके बाद वो वर्क डन करता है, वर्किंग सब्सटेंस जो होता है, और उसके बाद जो होता है कि वो Q1 हीट रिलीज़ कर देता है टू द सिंक एट टेम्परेचर T1। अब जैसे हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि उसका कूलिंग प्रोसेस होता है, सो ऑब्वियसली जो हीट वो रिलीज़ करता है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हीट अब्जॉर्ब्ड।
ऑल्सो जैसे आप ये भी देख सकते हो, हेयर आर द गिवन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वॉयर डिवाइडेड बाय वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, Q1 माइनस Q2। अगर इस एक्सप्रेशन को हमें टेम्परेचर की फॉर्म में देखना है दैन इट विल बी T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। सो द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, मोर देन द हीट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द कंटेंट। Next is given that the binding energies of hydrogen, helium, lithium are B2, B4 and B6 respectively. The Q value of the reaction is given and we have to find the Q value, just a one line answer. So we have written the reaction here, reaction हमने यहाँ पे लिख ली। अब Q वैल्यू फाइंड करनी है तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। बट आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो हमें जो एनर्जीज़ हैं, मासेस नहीं दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जीज़ दी गई हैं, बाइंडिंग एनर्जीज़ दी गई हैं, दैट इज़ B2, B4 एंड B6। तो अब जब हम Q वैल्यूज़ को निकालने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है कि एक मास डिफेक्ट फाइंड करो आप AMU में, उसको 931 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। बट Q वैल्यू ठीक है, बट जब हमें एनर्जीज़ प्रोवाइड की गई हों तो Q वैल्यू का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एनर्जीज़ ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आप मास की टर्म्स में देखते हो तो वो होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं C स्क्वायर से। अब हमारे पास एनर्जीज दी गई हैं तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम सबसे पहले क्या लिख ली, यहाँ पे रिएक्शन हमने कंप्लीट लिख ली। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे हीलियम, 2 टाइम्स हीलियम, और रिएक्टेंट्स है लिथियम एंड हाइड्रोजन। सो जो हीलियम की एनर्जी दी गई है दैट इज़ B4, लिथियम की गिवन है B6 एंड हाइड्रोजन की गिवन है B2। So the answer will be 2B4 minus B6 minus B2. So according to this, the right option is C. Next is the heaviest lepton is. So leptons जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, that is electron, म्यून एंड टॉन विद देयर न्यूट्रिनोज। ठीक है, न्यूट्रिनोज अलग अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टॉन न्यूट्रिनो, और दीज आर गिवन मासेस। जो हमारे पास जो पार्टिकल हैं उनका जो मास गिवन है दैट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। सो हेयर यू कैन सी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज़ 0.511, बहुत कम होता है हमें पता है। म्यून का है 105.7 और टॉन का यहाँ पे मास कितना है 177. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पार्टिकल इन चारों में से कौन होगा, जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं। फोर्थ ऑप्शन इज टॉन न्यूट्रिनो। टॉन न्यूट्रिनो का मास क्या है, लेस देन 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन इज C, दैट इज टॉ पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बेरिलियम 49 कंसिस्ट ऑफ कितनी क्वार्क्स होती हैं, सॉरी एक क्वेश्चन स्किप हो गया। 18th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज अलाउड। सो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीटा डिके क्या होता है। बीटा डिके इज गिवन बाय एन चेंजेस टू, जो एन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इंट्रैक्शन होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो। अगर इस रिएक्शन को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो तो वो ये रिएक्शन आएगी, दैट इज प्रोटॉन विल इंटरेक्ट विद न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आ गया पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल। यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो था तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यूट्रिनो। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बट अब हम देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो सी जो हमारे पास बी ऑप्शन है दैट इज़, अगर हम इस रिएक्शन के साथ उसको कंपेयर करें तो ये रिएक्शन क्या होगी, इनकम्प्लीट, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सी ऑप्शन इज कि जो प्रोटॉन है और दैट इज चेंजिंग इनटू दैट इंट्रैक्ट्स विद पाई पॉजिटिव एंड गामा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन देखते हैं तो चार्ज इज कंजर्व्ड, प्रोटॉन का +1 चार्ज, पाई प्लस का भी +1 चार्ज, तो डेल्टा क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट इज बेरियन नंबर। अब प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट आर बेरियन, सो उनका बेरियन नंबर आएगा 1। बट पाई जो होते हैं दैट आर मीजॉन्स, सो उनका बेरियन नंबर क्या आ जाएगा, 0। सो बेरियन नंबर इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट इज ऑप्शन डी,
n पाई नेगेटिव एंड पाई ज़ीरो। सो यहाँ पे तो आप अगर देखोगे, अगर चार्ज कंजर्वेशन ही देखोगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज ज़ीरो, पाई नेगेटिव का चार्ज -1, पाई ज़ीरो का चार्ज ज़ीरो। सो हियर आप देख सकते हो कि ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो। अब फर्स्ट यही होता है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए चार्ज ही कंजर्व ना हो देन दैट रिएक्शन इज़ नॉट अलाउड। सो द राइट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूक्लियस ऑफ एटम बेरिलियम 419 कंसिस्ट ऑफ, कितनी अप क्वार्क्स होती हैं और कितनी उसमें डाउन क्वार्क्स होती हैं, ठीक है। सो इसमें प्रोटॉन्स का नंबर है कितना 4 और न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 5, दैट इज़ 9 - 4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट होता है दैट इज़ UUD और जो न्यूट्रॉन का होता है दैट इज़ UDD। मीन्स प्रोटॉन्स में एक प्रोटॉन के लिए 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन, और न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा 1 अप एंड 2 डाउन, ठीक है। सो हमारे पास कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स है और 5 न्यूट्रॉन्स है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कि अप क्वार्क्स कितनी है टोटल 13 और टोटल डाउन क्वार्क कितनी है 14। ये अप और डाउन जो क्वार्क्स हैं हमने सेपरेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की पहले फाइंड करके उनको फिर उनका क्या कर दिया प्लस कर दिया। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, इट विल कंटेन 13 अप क्वार्क एंड 14 डाउन क्वार्क्स। Question number 20. The contribution of Coulomb energy in the semi-empirical mass formula of a nucleus of mass number A and atomic number Z is of the form. अब हमें सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले में बताना है कि जो कूलम एनर्जी है उसकी कौन सी किस रिलेशन के साथ कंट्रीब्यूशन होती है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कूलम एनर्जी होती है दैट इज़ ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स है उनके उन डाटा न्यूट्रल मीन्स उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो जो कूलम इंट्रैक्शंस होंगी वो किस में होंगी सिर्फ चार्ज पार्टिकल में, और न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं दैट आर प्रोटॉन, ठीक है। सो कितने प्रोटॉन्स होंगे Z प्रोटॉन्स होंगे, वो Z प्रोटॉन्स Z-1 रेस्ट प्रोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे ओवर अ रेडियस R, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो सिर्फ कितने रेडियस में एग्जिस्ट करती हैं R में, ठीक है। मीन्स जितना न्यूक्लियस का साइज़ है उतने में ही वो एग्जिस्ट करती हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे R नहीं चाहिए तो R को हम चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ मास नंबर बाय यूजिंग R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3। सो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R0 को हम कंसीडर कर लेंगे इन बिटवीन द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू कूलम इंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z-1 a⁻1/3 विद द कॉन्स्टेंट AC, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे AC लगा देंगे, A कांस्टेंट, C का मतलब होता है यहाँ पे कूलम एनर्जी वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में तो उन्होंने सिर्फ A ही दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस B ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज़ B। 21st क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए स्पिन ऑफ हाफ। सो ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हमें पता है कि ये तीनों पार्टिकल हैं दैट हैव स्पिन हाफ, सिर्फ फोटोन है जो कितनी स्पिन होती है दैट इज़ 1। सो द राइट ऑप्शन इज C, दैट इज़ फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी आर गिवन विद द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड वी हैव आस्क्ड अबाउट द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि जब भी हम Q वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो रिएक्शन की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा Q वैल्यू का, दैट इज़ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट। सो बिल्कुल इजी प्लस माइनस वाला कंसेप्ट था। सो चार पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं रिएक्शन में, सभी की हमें एनर्जी गिवन है दैट इज़ इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, जब आप प्लस माइनस करोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 605 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द राइट ऑप्शन इज़ B, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन हमें -605V गिवन है बट इट इज़ इनकरेक्ट। ये तब आएगी जब आप रिएक्टेंट्स माइनस क्या कर दोगे प्रोडक्ट्स कर दोगे। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स मैंने अभी आपको बताया कि वो यूज़ होता है जब हम मास डिफेक्ट फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर आयोटा इज़। सो आयोटा हमारे पास क्या होता है E रेज टू पावर आयोटा π/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आयोटा थीटा कितना होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है।
सब जब हम ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 हम यहाँ पे फिल करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 0, साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1, सो आयोटा कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2। अब आयोटा रेज टू पावर आयोटा जब हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू, सो आयोटा की वैल्यू फाइंड कर दी, उसके ऊपर पावर कितनी कर दी आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा स्केयर, स्केयर कितना होता है -1, आयोटा स्केयर कितना होता है दैट इज -1। So the answer will be e raised to power -1/2. A option is correct. Next is, तो हमें सिलिकॉन दिया हुआ है इन सीरीज विद 1 किलो ओम रजिस्टर एंड 5 वोल्ट बैटरी। इफ द एनोड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द कैथोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरीज। अगर हमें सिलिकॉन को ऑपरेट करवाना है तो हमें पता है कि सिलिकॉन के लिए जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है दैट शुड बी 0.7, मीन्स जब तक वो 0.7 वोल्ट हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करेगी। सो द राइट ऑप्शन इज, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी, सो राइट ऑप्शन इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का रूल होता है कि जो डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ आती हैं और नॉन ज़ीरो नंबर के पहले जो ज़ीरोज़ होती हैं दैट आर इनसिग्निफिकेंट, वो काउंट नहीं होती। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिर्फ 102 रह गया। अब जो 102 है, जो ज़ीरो है, जो ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रही है दैट इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 3। सो ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe my channels for more updates, and join my telegram channel for the PDF and other materials. Thank you.